प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या लिखूं पाठ। आज हमारे पाठ का जो शीर्षक है वो है क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बच्चों, सबसे पहले पढ़ने से आप अपनी किताब को सामने रखेगा, पाठ को खोल के रखेगा, कॉपी पेन पेंसिल ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर बताया जाए तो आप उसे नोट कर सकें और आप अच्छे से इस पाठ को समझेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय हम आपको बता चुके हैं। इनका जन्म 1894 ईस्वी को 1894 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था वहाँ खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता उमराव और पितामह जो थे पद्म पुन्नालाल बख्शी थे। ठीक है, तो बाकी हम आपको इनका बता ही चुके हैं। बहुत अच्छे इन्होंने निबंध में स्थान प्राप्त किया है, विचारात्मक, आलोचनात्मक, समीक्षात्मक निबंधों की रचना की है। आज हम इनका ये जो निबंध है आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं पाठ। ठीक है, बाकी इनकी कुछ रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जरूर उन्हें ध्यान रखिएगा। जैसे काव्य में इनकी सतदल है, अश्रुदल है, और आलोचना इनका जो है वो हिंदी साहित्य विमर्श है, और एक निबंध इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो प्रबंध पारिजात निबंध है, इम्पोर्टेंट है। कुछ बिखरे पन्ने, कुछ यात्री, ये इनके इम्पोर्टेंट निबंध हैं जिसको जरूर याद रखिएगा। बोर्ड क्लास में अधिकतर इनमें से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या लिखूं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय वस्तु उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। खूंटी जो है वो असली वस्तु नहीं है। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं है। तो बच्चों, एजी इसमें जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी लेखन कार्य करने के लिए हमें जो स्थिति चाहिए, एक जो भाव चाहिए, जो हमारे विचार चाहिए, उनका होना भी जरूरी है। वो बताते हैं कि कैसे एक लेखक के जो एजी गार्डिनर लेखक हैं, इनके मन के भावों को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बताते हैं। उनके भावों को कहते हुए लिखते हैं कि लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की जो मानसिक स्थिति है वो होनी आवश्यक है। ऐसी स्थिति होती है कि जो भी हमारे मन में भाव, उल्लास या जो भी विचार आनंद से भर उठते हैं, तो अचानक ही हमारे मन में, हमारे हृदय में कुछ स्फूर्ति आती है, कुछ लिखने का मन करने लगता है, कुछ सोचने लगता है, कुछ अनुभूति होने लगती है, और जो हमारा मस्तिष्क है उसमें एक लिखने के लिए, कुछ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ दबाव सा होने लगता है, और हमारा मन जो होता है वो अपने आप कुछ लिखने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, तो लेखक यही कहता है कि इसी तरह से लिखने के लिए, जैसे इसमें बताया है कि कोई भी लिखने के लिए हमें जरूरी नहीं कि कोई हमें आधार ही चाहिए हो, कोई भी विषय हो हम उस पर आराम से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। बट क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न है वो शांत ना हो, और जब हम लिख देते हैं तो स्वतः ही वो भाव हमारे शांत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि असली वस्तु हमारी हैट है, हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं, खूंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए कुछ भी लिखने के लिए हमारे हृदय में जो विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, उनको हम आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बस उसके लिए एक हमारी मानसिक स्थिति तैयार होनी चाहिए। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं। लेखक कहता है कि जो लेखक हैं गार्डिनर साहब, वो जो उन्होंने वास्तविकता बताई है, जो उन्होंने कहा है कि मानसिक स्थिति होनी चाहिए, इसमें कोई भी मुझे संदेह नहीं, होना भी चाहिए कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है। लेखक कह रहे हैं परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। लेखक क्या कह रहे हैं, बख्शी जी कह रहे हैं कि जो लेखक गार्डिनर साहब ने जो कहा है वो उसमें कोई ऐसा नहीं कि मुझे कुछ वास्तविकता नहीं लग रही है, बिल्कुल सच है, मानसिक स्थिति होनी चाहिए। बट वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब भी मुझे कुछ लिखना होता है तो मुझे सोचना पड़ता है, चिंता करना पड़ता है कि क्या लिखूं, कुछ तो विचार ऐसे होने चाहिए जिसे मैं लिख सकूं निबंध के लिए। तो कहा है कि आज मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा विशेष परिश्रम लेखक को? क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज लेखक के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जिम्मेदारी आई है निबंध लिखने की। कैसे? आज मुझे नमिता और अमिता के लिए एक आदर्श निबंध लिखना होगा। लेखक का कहना है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, दोनों बेटियों के लिए मुझे निबंध लिखना है, और दोनों ने मुझे निबंध लिखने के लिए कहा है, और दोनों का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो दिया है उन्होंने। एक ने क्या किया है कि नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। लेखक क्या कह रहा है कि एक तो मुझे टॉपिक दिया है कि जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बच्चों, दूर के ढोल सुहावने मतलब दूर से जो हमें चीज बहुत अच्छी लगती है और पास से ही वो चीज हमारे लिए कष्टदायी हो या अच्छी ना लगे, वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूसरा समाज सुधार, और समाज सुधार एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितना लिखा जाए उतना कम है, कितना लिख सकते हैं। तो कहा है ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा कि निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वो इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? लेखक प्रश्न करता है अपने आप से कि दूर के ढोल सुहावने जो होते हैं, टॉपिक दिया है वो बिल्कुल सही है कि दूर से ही हमें कुछ अच्छा लगता है, जरूरी नहीं वो चीज पास से अच्छी लगे। लेकिन क्या मैं उस विषय पे इतना लिख सकता हूँ? 5 पेज लिखने का जो आदेश दिया है, 5 पेज निबंध लिखना है, क्या मैं उस पर लिख सकता हूँ? और इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों मतलब विद्वानों ने, विज्ञ मतलब क्या कहते हैं बच्चों? विद्वान, आप लिख सकते हैं विद्वान। विद्वानों ने भी विरोध, भाई कोई विद्वान कोई मत का रहा है, कोई विद्वान किसी मत का रहा है, किसी ने कुछ कहा है सुधार के लिए, किसी ने कुछ कहा है। उसी समाज में जो भी कुछ सुधार हुआ है, हर किसी विद्वानों ने अपने अपने मत अलग दिए हैं, चाहे वो कोई भी सुधार की बात हो समाज में। तो कहा है कि उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। अब वो जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं उनको 5 पेज में लिखना मुश्किल है कि कितना उस पर लिखा जा सकता है, लेकिन समाज सुधार जो टॉपिक है उसको हम कितना सीमित कर सकते हैं जो 5 पेज में लिखें। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं, पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वे कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी हैं। लेखक क्या कह रहे हैं
कि जो भी निबंध के नियम होते हैं, निबंध एक आदर्श निबंध कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारे विद्वान लोग हैं उन लोगों के हमने निबंध पढ़े हैं, कैसे निबंध लिखे जाते हैं, क्या होना चाहिए आदर्श निबंध लिखने के लिए, उसके बारे में जब मैंने जाना समझा तब मैं कुछ लिख सकता हूँ कि कैसे आखिर इन दोनों शीर्षकों पर मैं निबंध लिख पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि निबंध लिखने के लिए हमें हेडिंग्स चाहिए है, रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, प्रस्तावना बनानी पड़ेगी, उसके बारे में अच्छी बुराई जो भी चीज़ें हैं, महत्व क्या है या उसकी अच्छाइयाँ क्या है या उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या उसमें थिंकिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। इसलिए पहले हम विद्वानों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे निबंध लिखे हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए बच्चों, एक विद्वान का कथन है निबंध छोटा होना चाहिए। क्या लेखक कह रहे हैं बख्शी जी कि एक विद्वान का मैंने जब पढ़ा था देखा था तो क्या था, निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। अब लेखक क्या कह रहा है, लेखक बख्शी जी कहते हैं कि जो मैंने सबसे अधिक निष्कर्ष पे जो हम पहुंचे हैं तो ये पहुंचे हैं कि निबंध छोटा हो, बड़ा अच्छा लिख जाए, जिससे कि उसमें जो सामग्री है वो अच्छे से हमें प्राप्त हो सकती है, उसकी रचना की सुंदरता भी रह सकती है। इसलिए छोटा लिखने में ही लाभ है, क्योंकि 2 शीर्षक पे मुझे 2 घंटे में ही निबंध लिखना होगा। तो कहा कि मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे, ये लेखक का प्रश्न है अपने आप से कि लिखूं कैसे, क्योंकि निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। क्या है बच्चों, सामग्री और शैली। भाई जिस टॉपिक पे आप निबंध लिखेंगे उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। शीर्षक जो हम दे रहे हैं निबंध का कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, तो कुछ जो सामग्री है उसके बारे में जानकारी पहले हमें हासिल करनी होगी, तो उसके लिए भी हमको समय चाहिए है। दूसरा, हमारी शैली ऐसी चाहिए कि हमारे विचारात्मक हो, समीक्षात्मक भी शैली होनी चाहिए निबंध में, तो जिससे हम निबंध लिख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक देखा जाए तो उसमें भावनात्मक भी शैली का होना जरूरी है निबंध लिखने के लिए, तभी अच्छा से निबंध हो सकता है। आलोचनात्मक भी होनी जरूरी है। तो ये चीज़ें पहले हमको एकत्र करनी होंगी, जो दोनों अंग हैं उनको हमको क्या है, मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। दोनों शैली के विषय में भी सोचना होगा और हमको सामग्री भी चाहिए होगी टॉपिक के लिए। तो क्या है, विचार समूह संचित करना होगा, विचारों को इकट्ठा करना होगा, एकत्र करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन मतलब चिंतन, सोचना, विचारना, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता है कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। लेखक क्या कह रहा है कि विचार जो आते हैं, व्यक्ति लिखता है उस विषय पर, कुछ भी लिख सकता है, पर ये जो टॉपिक हमें दिया है हमारी बेटी ने, नमिता ने, कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पे लिखें, तो सोचा इस पर भी लिखने की आवश्यकता होगी। तो कहा यदि ये बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अनुसंधान मतलब खोज करना, सर्च करना, जिसे हम कहते हैं ना किसी चीज के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो कहा है कि यदि हमको पता होता पहले कि हमको इस टॉपिक पे निबंध लिखना है तो हम पुस्तकालय में जाते और इससे संबंधित बहुत सारा हमको साहित्य प्राप्त हो जाता और हम उस विषय को पढ़ करके अच्छी जानकारी करके हम उस विषय पे निबंध लिख सकते थे। ठीक है, पर अब नहीं, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार करने होंगे। लेखक क्या कह रहे हैं, मुझे तो यहीं पर कितना समय है लेखक के पास, 2 घंटे में हमको 2 निबंध तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना कोई ऐसा ग्रंथ
जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। लेखक का कहना है कि मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, कोई भी विषय नहीं है, कोई भी ग्रंथ, कोई पुस्तक, कुछ भी साहित्य ऐसा नहीं है जिनके बारे में या जिस पर इस बारे में मैं सामग्री उपलब्ध मुझे हो सके, मुझे प्राप्त हो सके। ठीक है, अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करना होगा, मतलब अपने ही विचारों को हमें लेकर निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं लेखक, विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। बच्चों, निबंध लिखने से पहले क्या करना होगा, पहले हमें रूपरेखा बनानी होगी। रूपरेखा में हमारा क्या होता है कि हम प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना के बाद हम उस निबंध के बारे में, जो हमें उस निबंध की कैसा होना चाहिए, या उसका महत्व क्या है, या उसकी अच्छाई क्या है, या उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, ये सब क्या हम रूपरेखा में ये सब डालते हैं निबंध के लिए। तो कहा, अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी होगी। लेखक क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले किस टॉपिक को हमें लिखना होगा, उसकी रूपरेखा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब दूर के ढोल, दूर से जो चीज अच्छी होती हमें दिखाई देती है, वो क्यों पास से हमें वो अच्छी नहीं लगती है, क्या है, ये सब उन्हें शीर्षक में तैयार करने होंगे। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। ये लेखक के आगे प्रश्न है, सोचता है कि कैसे उसको 10-5 शब्दों में, कैसे उसका सारांश पूरा, उसका निचोड़ मैं लिख दूं। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ, मतलब विद्वान लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? तो क्या कह रहे हैं, एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। क्या बता रहे हैं बख्शी जी, जो एजी गार्डनर लेखक थे, वो जब भी अपना निबंध लिखते थे तो निबंध वो लिख डालते थे जो उनके मानसिक स्थिति उनकी होती थी, जो उनके विचार होते थे, जो उनके भाव होते थे, उस पर जो आया समझ में, और वो लिख देते थे। बट क्या होता था बच्चों, निबंध तो वो लिख देते थे, उसका सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होती थी कि उसको हम शीर्षक कौन सा दें, उसको नाम क्या दें, उसका टॉपिक क्या होना चाहिए। तो क्या करते थे एजी गार्डनर कि वो लिखते थे, बट इसको लिखने के बाद इसका शीर्षक, मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का कार्य वो क्या करते थे, भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। वो निबंध लिखते थे गार्डनर साहब, बट उसका शीर्षक देने का काम कौन करते थे, उनके मित्र महोदय। तो कहा, उन्होंने ये भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। ये सच है बच्चों, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को लेकर कुछ लिखते हैं, तो या फिर हम पहले ही जब हम कुछ लिख देते हैं अपने विचारों को, तो ये नहीं समझ में आता है कि आखिर इसका नाम क्या दिया जाए। बहुत सोचना पड़ता है नाम देने के लिए, और यहाँ तो लेखक को दोनों ही टॉपिक मिले हुए हैं, तो उस पर उन्हें विचारों को इकट्ठा करना होगा, ये भी मुश्किल काम था। तो कहा, तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम क्या रख दिया, जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझे तो ये रूपरेखा तैयार ना होगी। लेखक क्या कह रहे हैं, मुझसे ये रूपरेखा तैयार नहीं होगी कि मैं कौन से हेडिंग्स, शीर्षक में कौन से हेडिंग्स बनाऊं, क्या डालूं। तो कहा, अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह बच्चों, जिससे हम आराम से पढ़ सकें, कहीं पे हम रुके ना, हमारा वाक्य इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरा एक वाक्य अच्छे से हम पढ़ के समझ सके, इतना बड़ा हो। तो कहा, इसके लिए छोटे छोटे वाक्य हों और पर एक दूसरे से संबंध बंधे हुए हों। जो हमें वाक्य लिखना है, तो कहा कि एक दूसरे से वो बंधे होने चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर, कहीं नमिता और अमिता ये ना समझ बैठे कि मैं ये निबंध मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अब ये भी समस्या थी लेखक के आगे कि उसको अपनी विद्वता भी दिखानी थी
कि हाँ वो टीचर है तो उसको निबंध ऐसा लिखना था, पता चले उनके बच्चे ये कह देते कि ये कैसा आपने लिख दिया निबंध, इसे तो साधारण व्यक्ति पढ़ के समझ जाएगा, मोटी अकल वाला भी समझ जाएगा। जानते हैं ना, मोटी अकल थोड़ा सा कम समझने वाला व्यक्ति। तो कहा कि अपनी विद्वता प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। मतलब जो हम वाक्य लिखें तो उसमें ऐसे छोटे छोटे वाक्य हम जोड़ कर रखें, संबद्ध हो आपस में, कि हमारा एक वाक्य पूरा, कहने का मतलब है इनका कि एक वाक्य कम से कम आधे पेज में समाप्त हो। कैसे कि बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे। जो बाणभट्ट हैं, राइटर, कादंबरी उनकी पुस्तक है, संस्कृत के ये विद्वान थे। तो कहा उन्होंने ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हैं कि वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, मतलब कुछ ऐसे भी वाक्य चाहिए जिसको बड़ी आसानी से कोई समझ ना सके, थोड़ा सा तो दिमाग लगाए उसको समझने के लिए, क्योंकि ये अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर ला देती है। इसलिए संस्कृत में प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से ना सुलझ सके। और सेनापति, तो हर्ष ने भी, श्री हर्ष जो संस्कृत के रचयिता थे, उन्होंने भी अपने जो काव्य हैं ऐसे ऐसे कठिन वाक्य, कठिन शब्द डाल दिए हैं, कठिन सूक्तियां डाल दी हैं जिनको समझने के लिए साधारण व्यक्ति, अज्ञ, जो ज्ञानी ना हो, ठीक है, जो जानता ना हो, आप लिख सकते हैं जो जानता ना हो, थोड़ा सा कम समझने वाला। तो कहा साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता है, उलझ जाएगा उसके अर्थ में, बहुत आराम से वो अर्थ नहीं प्राप्त कर सकता है उसका। तो कहा है कि और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी। सेनापति ने भी ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं। सेनापति बच्चों जानते हैं आप, रीतिकाल के कवि रहे हैं, और ये क्या नाम, प्रकृति के सबसे ज्यादा अच्छे कवि रहे हैं। प्रकृति चित्रण इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो कहा बहुत कठिन ऐसा डाल दिया है जिसे बहुत आराम से नहीं समझा जा सकता है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तब क्या किया जाए? लेखक का कहने का मतलब यह है कि निबंध में बहुत से ऐसे निबंध हैं जिसमें मुहावरे भी आपको दिखाई देते हैं, कहीं पे अलंकारों का भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं पे उसमें ऐसे जो लोकोक्ति हैं, लोकोक्ति जानते हैं बच्चों कि ग्रामीण भाषा में अधिकतर बहुत बड़ी कोई बात होती है, उसको साधारण सी बात में, एक छोटी सी बात में कह के उसमें रख दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि काम नहीं आता है और वो उसमें कोई कमी निकालता है कि हाँ ठीक है ये नहीं कर पाएंगे, तो गांव वाले कह देते हैं ना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो इस तरह से क्या होता है, लोकोक्तियों को भी डाल देते हैं, मुहावरों को डाल देते हैं कि पता लगता है किसी को कोई काम नहीं करना है तो बातें ही बना देता है। तो कहा तुम तो बात बना रहे, इसका मतलब मना कर रहे हो, कोई काम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से निबंध में ये चीजें भी डालनी आवश्यक बताई गई हैं। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरे पद्धति को अपनाया है। कौन सी पद्धति को अपनाया है? कि उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। कहने का मतलब यह है जो उन्होंने पद्धति को अपनाया है, भले ही वो हमारे लोग उसको अच्छा नहीं समझते हैं, बट अंग्रेजी में जो उनके लोग हैं उस चीज को बहुत अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो कहा उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर उनके निबंध खरे सिद्ध ना हो, पर उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। कौन है उसके जन्मदाता? मार्टेन। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। कहने का मतलब यह है कि मार्टेन महोदय जो वास्तविकता, जो वो सुनते थे, जो उन्होंने देखा था, उसको ही अपने भाव विचारों को तुरंत उसको निबंध में डाल देते थे। ठीक है, तो कहा
ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें ना कविता की उदात्त कल्पनाएं हैं। बच्चों, उदात्त कहते हैं कोई चीज, जैसे महान या श्रेष्ठ लिख सकते हो आप बच्चों, महान या श्रेष्ठ, ठीक है। आख्यायिका, आख्यायिका कहते हैं बच्चों कोई बहुत बड़ी सी कहानी, लंबी, जिसे लिख सकते हैं लंबी कहानी, या कोई बड़ी सी कोई कहानी सुनाता है, लंबी बात कोई बताता है। तो कहा लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और नाविज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, विवेचना समझते हैं ना बच्चों, व्याख्या जिसे बोलते हैं, ठीक है। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिनमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। ये भी बहुत समस्या थी लेखक के आगे, भाई 2 निबंध और 2 ही घंटों में यहीं बैठ के लिखना है, कोई साहित्य नहीं था। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि मार्टिन जो थे उन्होंने बहुत स्वच्छंदतावादी पद्धति को अपनाया था, ऐसी पद्धति जिसमें कोई भी उनके बंधन नहीं था। स्वच्छंदतावादी जो शैली थी उस पर निबंध लिखे। सबसे बड़ी इसमें विशेषता क्या होती है बच्चों कि जो स्वच्छंदतावादी निबंध होते हैं उसमें जैसा आप अनुभव करते हैं अपनी भावनाओं को, उसी को बिना किसी बंधन के, बिना किसी की बाध्यता से आप उसी रूप में उन निबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे निबंध जो लिखते हैं लेखक, वो बिल्कुल अपने खुले मन से, बिल्कुल मुक्त हृदय से वो उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो लेखक की जो कल्पना होती है, और वो एकदम जैसे कभी लोग आपने देखा होगा अचानक कोई भाव आए, विचार आए, उसको बस तुरंत उन्होंने कविता के रूप में लिखना शुरू कर देते हैं। पता लगता है कोई गीत की लाइनें कोई भी उन्हें आया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी भाव को लेकर, इसी शैली को लेकर ये महोदय भी अपना निबंध लिखना शुरू कर देते हैं और एक कहते हैं ना महानता एकदम लाने का प्रयास होने लगता है। कहानीकार क्या करता है, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभव को एक कहानी का रूप देता है। कहीं पर भी कुछ उसे अनुभव लगा तो उसका क्या किया, बहुत बारीकी से उसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है और उसको एक कहानी बना लेता है। इस तरह से तो लेखक कहता है, लेकिन जो लोग बिल्कुल निबंध की गहन चिंतन, जो बहुत सोच समझ के निबंध के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, उन्हें इस शैली की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वच्छंदतावादी शैली को नहीं अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि वे विवेचना के लिए, व्याख्या के लिए वो तर्कों का सहारा लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? तर्कों का सहारा। वो सोचते हैं, विचारते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ऐसा है, नहीं है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी चीज, इस पर हम वो विचार मंथन करते हैं, तब कहीं जाके उसको लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो कहा है कि जो स्वच्छंदतावादी निबंध लेखक होते हैं उनके हृदय में सहज ही अभिव्यक्ति हो जाती है और वो जो होता है वो कागज पे अपने अनुभव सारे उतार देता है, लिख देता है। जो हृदय में उमंग आए, मन की प्रसन्नता, सभी कुछ उसके निबंध में व्यक्त हो जाती है। सब लिखते समय सब व्यक्त हो जाती है। तो उसे कुछ नहीं करना होता है, कोई भी अपना गौरव प्रकट नहीं करना होता है, वो स्वतः ही अपना सब कुछ लिख देता है, महान हो जाता है। तो कहा है, लेकिन संसार को देखकर अगर देखें, अनुभव करें, लेखक ऐसे भी होते हैं कि जो उसके भाव मन में उत्पन्न होते हैं वह उसे स्वच्छंद रूप से प्रकट करने का प्रयास करता है। तो लेखक यहाँ पे कहता है कि मुझे भी निबंध लिखने होंगे, सोचना होगा, क्योंकि हम एकदम इस तरह से निबंध नहीं लिख सकते हैं। तो कहा, मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। बच्चों, हमारी खड़ी बोली के जो सबसे पहले इन्होंने हिंदी में लिखा था, तो ये खड़ी बोली के अमीर खुसरो ने ही रचना की थी। ठीक है। इनकी मुकरियाँ, पहलियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं और इनको तूतीय हिंद बोला जाता है। अमीर खुसरो को
तूतिए हिंद बोला जाता है। एक छोटी सी इनकी कहानी आपको बताते हैं कि एक बार कोई अंग्रेज अफसर इनसे मिलने जब आया तो ये अंग्रेज अफसर इनसे बात कर रहा था, तो ये अमीर खुसरो बोले कि मैं हिंद का तोता हूँ, आप मुझसे हिंदी भी में बात कीजिए, क्योंकि मैं तूतिए हिंद हूँ, हिंद का तोता हूँ, इसलिए मुझसे हिंदी में बात कीजिएगा। तो इनके बारे में आपको बताएं तो कहा, एक बार प्यास लगने पर वे कुएं पर रुके, वहां पहुंचे, वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। अब बच्चों वहां पर जब ये पानी पीने गए, उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छा पूर्ति कर दी। क्या था बच्चों, जब अमीर खुसरो वहां पर पानी पीने गए कुएं पर, तो वहां पर जो 4 स्त्रियां ये पानी भर रही थी, तो किसी ने कहा मुझे चरखे पे कहानी कुछ सुनाओ, कविता सुनाओ, क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में वो लोग जान चुके थे। किसी ने कहा मुझे ढोल पे कविता सुनाओ, किसी ने कहा मुझे खीर पे कविता सुनाओ, किसी ने कहा मुझे पानी पे चरखे पे कुत्ते पे कविता सुनाओ। अब हुआ क्या, 4 विषय आ गए, अब 4 टॉपिक थे। तो अमीर खुसरो भाई एक योग्य लोग थे, योग्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया कि चारों विषय एक ही 2 लाइनों में कर दिए। कैसे कर दिए कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला। भाई खीर आ गया ना, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, चरखा भी आ गया, आया कुत्ता खा गया, कुत्ता भी आ गया, तू बैठी ढोल बजा। भाई क्या था, तुम ढोल बजा रही हो, खीर तुमने बड़ी उसे मेहनत करके बनाई थी जतन से, और चरखा चलाने लगी, एक लोग ढोलक बजाने लगी, पता चला कुत्ता आया और पीछे से वो खीर क्या हुआ, खा गया। तो अब चारों विषय उन्होंने उसी में भर दिया। लेकिन बच्चों ये प्रतिभा तो अमीर खुसरो में थी, अब बख्शी जी क्या करें, उन्हें तो बड़ी दिक्कत थी इस करने के लिए। तो क्या था कि मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, एक ही ढेले से 2 चिड़ियां मार लूंगा। ठीक है बच्चे, क्या कह रहे हैं बख्शी जी कि उन्हें अमीर खुसरो की ये बात याद आई कि इस तरह से उन्होंने किया था, तो मैं भी ये जो दोनों टॉपिक हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, तो मैं एक ही निबंध में ये दोनों टॉपिक के विषय में रख करके, विचारों को रख करके, इनका विषय रख करके, और मैं एक ही निबंध लिख दूंगा, दोनों ही टॉपिक उसमें भर जाएंगे। जिस तरह से एक ही ढेले मतलब एक पंथ 2 काज, एक ही चीज से 2 कार्य हमारे हो जाएंगे, अर्थात 2 चिड़िया मार लूंगा मतलब 2 कार्य हो जाएंगे, हमें अलग अलग 2 निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का बचा हुआ हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।